कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 3 में कुल 22 प्रश्न थे। तो आज हम सब प्रश्न संख्या 16 से प्रश्न संख्या 22 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है। ऑप्शन वाला प्रश्न है, इसमें से कौन सही है यही बताना है। तो इसके लिए हम लोग पहले 10,000 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये 2 से विभाजित होगा तो हो जाएगा 5,000, ये 2 से विभाजित होगा 2,500, इसे 2 से विभाजित कर दे 1,250, 2 से विभाजित कर दे 625, अब इसे 5 से विभाजित करें 125, पुनः 5 से विभाजित करें 25, इसे 5 से विभाजित करेंगे 5 और 5 को 5 से विभाजित कर देंगे तो 1 आ जाए। तो इस प्रकार अगर इस 10,000 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तो 4 बार 2 आया है और 4 बार 5। आप जानते हैं कोई भी संख्या पूर्ण घन तब होती है, परफेक्टली स्क्वायर नंबर तब होता है जब उसके सभी समान अभाज्य गुणनखंड त्रिक के रूप में हो, ट्रिपलेट के रूप में हो। जैसे ये 2, 2, 2 के जो समान गुणनखंड हैं, इनका अगर त्रिक बनाएंगे तो ये एक त्रिक बनेगा और 1, 2 अतिरिक्त हो जाएगा जो कि त्रिक के रूप में नहीं है। इसी तरह से 5, 5, 5 का इन समान गुणनखंडों का त्रिक बनाए तो एक त्रिक बन करके फिर 5 अतिरिक्त हो जाए। अब ये 10,000 पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसलिए क्योंकि यह 2 त्रिक के रूप में नहीं है और ना ही यह 5। तो यदि हम चाहते हैं कि यह 2 भी त्रिक के रूप में हो जाए तो उसके लिए यहाँ 2 गुणे 2 और चाहिए। इसी तरह से इस 5 को त्रिक के रूप में बदलने के लिए 5 गुणे 5 चाहिए। तो इस प्रकार पूर्ण घन संख्या के लिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 ये बराबर हो गया 2 दूना 4, 25, 20, 25, 100 से गुणा करना पड़ेगा। इस दी गई संख्या में 100 से अगर गुणा कर दें तब जब हम उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो सभी के सभी अभाज्य गुणनखंड निश्चित रूप से त्रिक के रूप में हो जाएंगे, अतः संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। प्रश्न नंबर 17 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8,192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है, वो कौन सी इसमें से होगी। तो इसी तरह से हम लोग 8,192 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो इस 8,192 को 2 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 4,096। इसे 2 से विभाजित कर दें 2,048, इसे 2 से विभाजित कर दें तो 1,024। इस प्रकार अगर हम इसके इन अभाज्य गुण तो इस प्रकार यदि इसके अभाज्य गुणनखंड आप ज्ञात करेंगे तो देखें ये 2, 2, 2 13 बार आएगा। और यदि हम इसका घनमूल ज्ञात करना चाहें, यह देखें कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है, तो 3, 3 के समान गुणनखंडों का त्रिक बनाएंगे ऐसे। तो जब 3, 3 के समान गुणनखंडों का त्रिक बनाएंगे तो 1, 2 यही अतिरिक्त हो। तो यदि यह 2 ना हो यहाँ
तो शेष बचे सारे गुणनखंड त्रिक के रूप में हो जाएंगे, तो यह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो इसी 2 को यहाँ से हटाना है। इसका अर्थ है कि इसमें 2 से भाग देना है। इस दी गई संख्या में यदि 2 से भाग दे दें, भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसके जो भी अभाज्य गुणनखंड होंगे वो त्रिक के रूप में होंगे, अतः संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। समान गुणनखंडों के त्रिक बनाने पर, समान गुणनखंडों के त्रिक ट्रिपलेट बनाने पर 2 अतिरिक्त है जो कि त्रिक के रूप में नहीं है। अतः पूर्ण घन संख्या के लिए, पूर्ण घन संख्या के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए कि इसी में प्रश्न आ जाता कि कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो हम देखते कि बाकी सभी समान गुणनखंड त्रिक के रूप में है, इसे भी त्रिक के रूप में करना है। यदि इसे अतिरिक्त जो बच गया 2, इसे त्रिक के रूप में करना हो तो 2 गुणे 2 और चाहिए। तो उस प्रकार अगर पूछा जाए कितने से गुणा करने पर ये रहेगा पूर्ण घन, तो 2 गुणे 2 अर्थात 4 से गुणा करना। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। करणी में 27 ऋण, करणी में 27 ऋण 9/√3, ऋण 1 नहीं पूरा है, पूरा करणी में 1/9, करणी में 1/9 धन 1/27 का घनमूल, यहाँ 3 लिखा। इसे सॉल्व करना है, इसका मान कितना होगा ये पूछ रहा है। तो इसको हल करने के लिए हम एक नई बात बता दें आपको कि 2 करणीगत राशियों का एक करणी में गुणा किया जा सकता है। शर्त लेकिन ये है कि दोनों के दोनों ऋणात्मक ना हो, उनमें से कम एक धनात्मक हो। करणी में A, करणी में B लिख सकते हैं बराबर करणी में A गुणे B, जबकि A और B में से कम एक A अथवा B धनात्मक हो, कम से कम एक धनात्मक हो, दोनों धनात्मक हो तो भी ठीक। अब जैसे हम लोग लिखते हैं करणी में 3 गुणे करणी में 9, तो इसे इन दोनों का गुणा करके एक करणी के अंदर 27 लिख सकते। करणी में 5 गुणे करणी में 7, इसे लिख सकते करणी में 5 गुणे 7। तो ये करणीगत राशियों के गुणा का एक तरीका है। क्यों दोनों में से एक धनात्मक होना चाहिए, ये आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। जब आप ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालना पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यदि दोनों के दोनों ऋणात्मक होंगे तब इनका गुणा करने पर एक ही करणी के अंदर दोनों का गुणा लिख दिया जाए तो वो आंसर सही नहीं आता। तो अब इसे सरल करने के लिए करणी में 27 ऋण 9 को लिख सकते हैं हम लोग, या ऐसे कर दें, ऐसे रहने देते हैं 9/करणी में 3। करणी में 27
ऋण 9/करड़ी में 3 ऋण 1/9 का वर्गमूल यहाँ लिखा है, तो 1/9 का वर्गमूल होगा 1/3। इसे लिख देंगे 1/3 गुणे 1/3 और जोड़ा बन जाएगा 1/3। इसी तरह 1/27 का घनमूल लिखेंगे तो वो भी 1/3 है। इसे लिख सकते 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 और त्रिक बनाएंगे तो 1/3 का एक त्रिक तैयार होगा, तो 1/27 का घनमूल हो गया 1/3। अब ये ऋण 1/3 धन 1/3, जितना ऋण में है उतने धन में है, तो ये दोनों मिलकर शून्य हो जाएगा। अब इतना ही हमें सरल करना है। अब यदि इसे हम भिन्न लगाएं तो ये करड़ी में 27 को लिख सकते करड़ी में 27/1, 1 और करड़ी में 3 का लासापा हो गया करड़ी में 3। 1 से भाग देंगे करड़ी में 3 आएगा, उसे करड़ी में 27 के साथ लाके गुणा कर ऋण √3 से √3 में भाग देंगे 1 आएगा, उस 1 का 9 के साथ गुणा करेंगे तो 9 रहे। अब देखिए करड़ी में 27 गुणे करड़ी में 3, एक ही करड़ी के अंदर लिख सकते 27 गुणे 3 ऋण 9 पूरे का बटा करड़ी में 3। ये हो गया करड़ी में 81 ऋण 9 बटा करड़ी में 3। अब करड़ी में 81 अर्थात 81 का स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल, तो आ जाएगा 9। 9 ऋण 9 बटे करड़ी में 3, 0 बटा करड़ी में 3, ये आ जाएगा 0। यहाँ से हम लोग इस तरह से भी इसको हल कर सकते थे। करड़ी में 27 ऋण 9 को हम लोग तोड़ देते 3 गुणे 3 और उनमें से एक 3 को लिख देते करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 करके। ऐसे हल कर सकते यहाँ से इस तरह हल कर सकते। करड़ी में 27 ऋण 9 के स्थान पर लिख सकते 3 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। देखिए ये करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा 3, करड़ी में आएगा 9, एक करड़ी के अंदर होगा 9, उसका वर्गमूल हो जाएगा 3 और 3 गुणे 3 हो जाएगा 9। तो इस 9 को ऐसा हम लोग लिख सकते हैं और बटे करड़ी में 3, तो एक करड़ी में 3 खत्म हो जाएगा। और ये जो 27 है, इस 27 को हम लोग लिख सकते करड़ी में 9 गुणे 3, इसे लिख दें 3 करड़ी में 3, ये बराबर हो गया 9 का वर्गमूल लेंगे 3 आएगा और एक 3 करड़ी के भीतर पड़ा रहेगा। अब 3 करड़ी में 3 ऋण 3 करड़ी में 3, ये 0। तो दोनों तरीके से इसे कैसे सरल करेंगे आप, चाहे इस तरह सरल करते जाएं चाहे इस तरह, लेकिन इसमें इस बात का उपयोग किया गया है कि 2 करड़ीगत राशियों, ये भी करड़ीगत है ये भी करड़ीगत है, 2 करड़ीगत राशियों का गुणा हुआ हो, करड़ी में ए गुणे करड़ी में बी, उनको एक ही करड़ी के भीतर गुणा करके लिख सकते हैं यदि इनमें से एक धनात्मक जरूर हो। दोनों धनात्मक हो तो भी ठीक, लेकिन दोनों कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तब इसे इसके बराबर नहीं लिख सकते। अगला सवाल अगला सवाल है 19वां। 2 की घात n ऋण 2 की घात n ऋण 1 बराबर 4, तो n घाते n का मान ज्ञात करना। ये जो दिया है इसे सरल करें। इसे सरल करने के लिए हम लोग घातांक के नियम a की घात m भागा a की घात n बराबर a की घात m ऋण n का उपयोग करें। दूसरा नियम है घातांक का आधार समान हो और इन दोनों का भाग हुआ हो तो घात घट जाती है। अब देखिए इसी भाग को हम लोग ऐसे भी लिख सकते a की घात m बटे a की घात n, इसका मतलब इतने का मान ये है। या a की घात m ऋण n हो तो इस तरह लिख सकते a की घात m बटा a की घात। तो इसी आधार पर जो दिया गया इसे सरल करेंगे। 2 की घात n ऋण 2 की घात n ऋण 1 बराबर 4।
2 की घात n, इसे देखिए ऐसा लिख सकते 2 की घात n बटे 2 की घात 1, a की घात m बटा a की घात n इतना लिख देते हैं। तो 2 की घात n बटा 2 की घात 1, ये एक घात जाके घट के वही हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें कॉमन लेंगे बाईं ओर, एक 2 घात n और इतना, यही 2 घात n देखिए ऋण के पहले वाले पद में भी है और बाद, तो कॉमन ले लें तो यहाँ से बच जाएगा 1 ऋण, ये कॉमन गया है तो 1 बटा 2 की घात 1। आप जानते हैं 2 की घात 1 का अर्थ उतना ही रहता है, 1 ऋण 1 बटा 2, या 2 की घात n और 1 में से 1 बटा 2 घटाएंगे तो 1 बटा 2 आए, 2 एक अन्य 2 ऋण 1 पूरे का बटा 2, ये आ जाएगा 1 बटा 2, ये इतना पूरा है बराबर 4। या 2 की घात n बराबर 4 और ये 1 बटा 2 उधर जाएगा तो उलट के हो जाएगा 2 बटा 1। 2 की घात n बराबर 8। अब इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब तुलना कर दें तो n बराबर आ जाएगा 3, और जब n का मान 3 आ गया तो n घात n पूछ रहा, अर्थात 3 घात 3 और 3 घात 3 हो जाएगा 27। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन 32.768 घन मीटर है। उसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात की। तो आयतन दिया हो और भुजा की लंबाई हम लोग कई प्रश्नों में कर चुके हैं, उस आयतन का घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। सेम ऐसे 21 भी है। एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान डस्टबिन रखा गया जिसका आयतन 27,000 घन सेंटीमीटर है, तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात कीजिए। इसमें भी यही करना है, एक भुजा कितने के बराबर होगा, ये जो इसका आयतन है 27,000 घन सेंटीमीटर, इसी का घनमूल निकालना पड़ेगा। भुजा ज्ञात करने के लिए दिए गए आयतन का घनमूल ज्ञात करते हैं, बस इतना ही करना है। प्रश्न नंबर 22, एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, जिससे किसी ट्रैक्टर ट्राली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जाए। ये ट्राली की माप 2.75 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 0.625 मीटर हो तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो लास्ट प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर 22। देखिए कह रहे हैं कि एक घनाकार गड्ढा है, घन के आकार का गड्ढा है, और इसमें से मिट्टी खोद करके ट्रैक्टर से ट्राली से ले जाया जाता है। कह रहे हैं कि इस गड्ढे का क्या आयतन होगा, जबकि जिस ट्राली से ले जाया जाता है उसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, और इसकी मिट्टी को उस ट्राली से 5 बार में ले जाया जाता है। तो इसका अर्थ ये हो गया। अच्छा एक बात और है, इसमें ये दिया है कि जो खोदी गई मिट्टी है उतना ही आयतन 5 बार के ट्राली के आयतन के बराबर नहीं होगा, बल्कि बढ़ भी जाता है। जो खोद करके मिट्टी निकालते हैं, लिखा है खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। अन्यथा एकदम स्पष्ट था कि इस गड्ढे के मिट्टी का आयतन और 5 बार में ले जाने वाले ट्राली के आयतन दोनों समान। अब मिट्टी बढ़ जाती, तो ऐसा करते हैं हम मान लेते हैं कि इस गड्ढे की घनाकार है ही है
माना गड्ढे की गहराई x मीटर, तो गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा? x गुणे x गुणे x या x घात 3 घन मीटर। अब देखिए, गड्ढे का जो आयतन है वही खोदी गई मिट्टी का आयतन नहीं होगा, बल्कि उसका 10% बढ़ जाता है। निकाले गए मिट्टी का आयतन जितना ये गड्ढे का आयतन है, वो जितनी मिट्टी उसमें आएगी x घात 3, वो तो है ही इतना घन मीटर, लेकिन इसी का 10% और बढ़ जाता है। x घात 3 का 10% और प्लस हो गया बढ़। अगर ये नहीं लिखा होता तो हम कहते जितना गड्ढे का आयतन उतने निकाले गए मिट्टी का आयतन, लेकिन अब गड्ढे के आयतन और मिट्टी के आयतन में 10% का वृद्धि है, ज़्यादा है। इस तरह से लिखें, निकाले गए मिट्टी का आयतन। इसे सरल करेंगे तो आएगा x घात 3 धन x घात 3 गुणे 10% माने 10/100। ये हो गया x घात 3 धन x घात 3 गुणे 1 x घात 3/10। भिन्न लगा के इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 x घात 3 धन x घात 3 पूरे का बटा 10। आ जाएगा 11 x घात 3/10। अब गड्ढे के हिसाब से देखा गया कि 10% मिट्टी बढ़ जाती है, उस तो इतना मिट्टी का आयतन हो गया, इतना घन मीटर होना चाहिए। अब यही मिट्टी 5 बार ट्राली से ले जाई जाती है, तो 5 बार ले जाने में मिट्टी का आयतन निकाल लें, इसी के बराबर होना चाहिए। तो एक ट्राली, जितना ट्राली का आयतन उससे ले जाने वाले, वही उतना ले जाने वाले मिट्टी का आयतन। तो एक ट्राली मिट्टी का आयतन हो गया। ट्राली की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया, एक ट्राली मिट्टी का आयतन हो जाएगा 2.75 गुणे 2 गुणे 0.625 इतना घन मीटर। तो 5 ट्राली मिट्टी का आयतन जितना एक ट्राली का है उसी में 5 से गुणा कर, ये हो गया 5 गुणे 2.75 गुणे 2 गुणे 0.625 घन मीटर। तो ये 5 गुणे 2 10 और 1 10 से इसमें गुणा कर दे तो 1 अंक दशमलव आगे हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इतना घन। तो अब ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, जितना वो है इतना ही। प्रश्नानुसार 11 x घात 3/10 27.5 गुणे 0.625 इतना घन मीटर बराबर इतना घन मीटर। घन मीटर दोनों ओर लिख नहीं रहे, कट जाएगा। तो अब x घात 3 बराबर पक्षांतर कर दीजिए, 11 गुणा हुआ है तो दाहिने तरफ जा करके भाग हो जाए, और 10 का भाग हुआ है तो ये आके गुणा हो गया 11। इसे हम लोग लिख सकते हैं, फिर 10 से गुणा करके 1 दशमलव हटा सकते हैं, बट्टी 11 से इसे विभाजित कर दें। अब ये लिख सकते हैं x घात 3 बराबर 25 गुणे 0.625 को हम लोग लिख सकते 625/1000। अब x घात 3 बराबर 25 को लिख दे 5 गुणे 5, 625 को लिख दे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 1000, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब दोनों ओर घनमूल ज्ञात कर लें। इधर का घनमूल होगा x और इधर का घनमूल ज्ञात करेंगे तो वही ट्रिपलेट बनाएंगे। अंश में 6 बार देखो 5 5 5 हो गए,
हर में हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो एक ट्रिपलेट इस 5 का, एक इस 5 का हर में, तो ये हो गया 5 गुणे 5 बटा 2 गुणे 5। इस 5 से 5 को विभाजित कर दे, 5 बटा 2 माने 2.5 मीटर। ये उस घनाकार गड्ढे की गहराई।